Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with third part of this chapter, kinship, caste and class. Dear students, today we will see about beyond birth, resources and status. हम संसाधन और प्रतिष्ठा की बात करेंगे and we will discuss on the criteria on which property is granted. Number 1, gendered access to property. Number 2, Varna access to property. After that, we will see an alternative social scenario, and after that, explaining social differences, and we will read about a social contract. हम सामाजिक अनुबंध के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे. After that, we will see about the historians and the महाभारत, कि हिस्टोरियंस ने महाभारत के किन प्रमुख अंशों के ऊपर में अपनी नज़र डाली थी, किन महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने एनालाइज किया था. आफ्टर दैट वी विल सी द एक्सकेवेशन ऑफ हस्तिनापुर विच वॉज कंडक्टेड बाय बी लाल. वी विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सेक्शन. एंड आफ्टर दिस वी विल सी पॉलिएंड्री मैरिज इन महाभारत. द्रौपदी का जो विवाह हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे और हिस्टोरियंस ने उसके संबंध में अपने क्या तर्क दिए थे उसको जानेंगे. एंड इन लास्ट वी विल सी महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट. महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा गया, हम इसको देखेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस. डियर स्टूडेंट्स, the social position of different sections were often shaped by their access to economic resources. प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति होता है या किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसका सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास आर्थिक संसाधनों पर कितना नियंत्रण है. ठीक है, तो ये संसाधन और प्रतिष्ठा की बात हो गई. एंड द क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड इज एज फॉलो. नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण. हम देखेंगे बेटा कि जेंडर के आधार पर प्रॉपर्टी को गेन करने के क्या रूल्स थे उस समय, और वर्ण, जो वर्ण सिस्टम को हमने जाना है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, उसमें प्रॉपर्टी को गेन करने के क्या रूल्स थे. Now I am going to start with gendered access to property. This is the number 1. Okay, dear students, in this slide you can see in the last the access to resources sharpened the social differences between men and women. In last 3 lines you can see social differences between men and women were sharpened because of the differences in access to resources. बिल्कुल सही है ये बात कि स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक हैसियत की भिन्नता थी वो उनके संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से थी. भाई, जिसके पास जैसा इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल होगा उसकी हैसियत या उसकी प्रतिष्ठा उसी पर निर्भर करेगी. डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, the women were not eligible to claim a share in the paternal property. The paternal property was divided amongst sons after the death of parents with a special share for the eldest. बच्चों, मनुस्मृति कहती है कि महिलाएं अपने पिता की पैतृक संपत्ति से किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती, और मनुस्मृति यह कहती है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद उनके पुत्रों के बीच में आपस में डिवाइड कर दी जाती थी, और उसमें भी स्पेशल शेयर किसका होता था, बड़े बेटे का होता था. However, the women could retain the gift they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन. विवाह के समय जो है स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था. किस पर? जो विवाह के समय उन्हें जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था, और इसे स्त्रीधन की संज्ञा दी गई है. ठीक, दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम टू इट. इसमें यह कहा गया है कि अगर इस तरह का स्त्रीधन महिला को मिलता है तो उस पर उसकी संतानों का हक होगा. ठीक है, और उस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था. किंतु मनुस्मृति ने स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति
अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। ओके, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विमेन वर नॉट सपोज टू होल्ड फैमिली प्रॉपर्टी। वो अपने लिए पारिवारिक संपत्ति को इकट्ठा नहीं कर सकती, ठीक है। उसे अपने हस्बैंड की परमिशन, उसे अपने पति की अनुमति के बगैर वो किसी भी प्रकार का धन का संचय नहीं कर सकती थी। ये बेटा ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली, ठीक। बोथ एपिग्राफिक एंड टेक्सचुअल एविडेंसेस सजेस्ट दैट while upper class women may had access to resources, land, cattle and money were generally controlled by a man। हम ऐसा इसलिए कैसे कह सकते हैं कि जो आपने प्रभावती गुप्त के बारे में जो वाकाटक की थी, प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा ही है, और उसके जो इंस्क्रिप्शंस है, जो टेक्सचुअल हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, वो हमें इस बात की ओर बतलाते हैं कि जो अपर क्लास जो विमेन होती थी, उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, वो अपनी रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल करती थी। सामान्यतः उन समय रिसोर्सेज मतलब जो लैंड हो गया, कैटल हो गया, मनी हो गया, उस पर तो भूमि, पशु और धन, इन सब पर तो पुरुषों का नियंत्रण होता था, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं का भी इन संसाधनों पर अधिकार होता था। ये हम उच्च वर्ग की बात करें, और जो मनुस्मृति है वो सामान्य परिवारों की महिलाओं को ये निर्देशित करती थी कि वो अपने पैट्रिनल प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती। आप यहाँ डिफरेंसेस को समझ गए होंगे कि सामान्य परिवार और एक उच्च परिवार। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल थ्रू नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट द वर्णास एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी। हम देखेंगे कि वर्ण और उनमें संपत्ति के अधिकार कैसे थे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड। ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर एक चीज बतलाई जाती है कि शूद्रों के लिए जो एक ही कार्य था वो थी सेवा करना। किसकी? जो अपर लेवल के और जो वर्णास थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको सेवाएं प्रदान करना। बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरियन फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ण। ओके, ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार का एक और आधार क्या था? वर्ण था। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब फॉर शूद्रा वाज सर्विट्यूड। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि एकमात्र शूद्रों की जीविका थी कि वो लोगों की सेवा करे, ठीक है। किसकी? अपने से ऊंचे जो तीनों उच्च वर्ण थे उनकी। While a variety of occupation were listed for men of the first three varnas, कि शूद्र के पास केवल एक ही जीविका का साधन था कि सेवाएं करना, लेकिन जो तीन ऊंचे वर्ण के पुरुष थे उनके पास विभिन्न जीविकाओं की संभावनाएं रहती थी, ठीक है। जिसमें यह भी देखा जाता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। आप इसको समझने की प्रयास कीजिएगा, और यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल भी खाता था। आपने देखा होगा कई साहित्यिक परंपराएं हैं, कई टीवी सीरियल्स हैं, कई मैगजीन्स हैं, कई स्टोरीज है, उसमें आपको पुरोहित और राजाओं का वर्णन भी मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर आपको धनी दिखाई देते हैं, ठीक है। पुरोहित भी सामान्यतः धनी ही बतलाए जाते हैं। ये हालांकि कभी कभार एक निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण हमें मिलता है, ठीक। Another level, even as the Brahmanical view of society was codified in the Dharma Sutras and Dharma Shastras, other traditions developed critics of the Varna order। प्यारे बच्चों, जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में जो ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को संहिताबद्ध किया गया है, अन्य परंपराओं ने इस वर्ण व्यवस्थाओं की काफ़ी आलोचना की। स्पेशली द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट there were differences in society but did not regard these as natural or inflexible। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया था कि समाज में कई विषमताएं, डिफरेंसेस मौजूद हैं, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। उन्होंने कहा कि ये नेचुरल नहीं है, कोई ईश्वरीय ये स्ट्रक्चर ईश्वर ने कोई इसकी स्थापना नहीं की है, ठीक है, और ना कोई ये स्थायी है, इनफ्लेक्सिबल है। दे आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बौद्धों ने जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी उसको भी अस्वीकार कर दिया था।
तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्णास को में एक्सेस जो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का राइट जनरली किसके पास आपने देखा? जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। शूद्र को क्या था? शूद्र को केवल एक ही वर्ग था, सर्विट्यूड, सेवाएं करना अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो वर्ण सिस्टम में आपने इस प्रॉपर्टी के एक्सेस के नॉर्म्स को जाना और आपने जेंडर बेस्ड प्रॉपर्टी गेन करने के नॉर्म्स को जाना। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो विद शेयरिंग वेल्थ। प्यारे बच्चों, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति को दान में दे देते हैं, और समाज में भी यही होता है कि संपत्ति के आधार पर लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ठीक। किंतु समाज में ऐसी संभावनाएं भी होती है जहां वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता है और कृपण या कंजूस व्यक्ति जो होता है वह स्वयं अपने लिए ही संपत्ति संग्रह करता है और वो ज़्यादातर घृणा का पात्र भी होता है, ठीक है। जो दानवीर होता है, दानशील होता है, उसकी समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होती है। जो कंजूस होता है या कृपण होता है, जो से केवल अपने लिए संपत्ति का संग्रह करता है, उसे घृणा का पात्र होना होता है। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां इस तरह के आदर्शों को संजोया जाता था। वन एरिया वेयर दिस वैल्यूज वर चेरिस्ड वाज तमिलकम, ओके। एंड तमिलकम देयर वर सेवरल चिफडम्स अराउंड 2000 ईयर्स एगो। करीब 2000 वर्ष पहले यहाँ कई सारे सरदारियाँ थी, ठीक। द तमिल संगम एंथोलॉजीज इलस्ट्रेट इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप सजेस्टिंग that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were expected to share them. इसमें ये बात बतलाई जाती है तमिल भाषा के हिस्से कि तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में जो सामाजिक और आर्थिक संबंधों का जो चित्रण किया जाता है वो इस बात की ओर बतलाता है कि जो धनी और निर्धन के बीच में जो डिफरेंसेस है, विषमता है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण है, जिनके पास संपत्ति है, उनसे ये अपेक्षा की जाती कि वे इस वेल्थ को, इस प्रॉपर्टी को क्या करें, आपस में मिल बांट कर इसका उपयोग करेंगे। ये अल्टरनेटिव है कि लोग आपस में जो धनी और निर्धन के बीच की जो विषमता है उसको किस तरह से शेयर करेंगे, वेल्थ को शेयर करेंगे। नाउ एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। Dear students, the myth found in Sutta Pitaka suggests what it suggests? क्या suggest करता है? The institution of kinship was based on human choice, okay, with taxes as form of payments for services rendered by the king. ये कहता है कि जो राजा का पद है लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है, और कर क्या होता है? कर वह मूल्य होता है जो लोग राजा को इस सेवा के बदले उसे देते हैं। एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, ठीक है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का कितना बड़ा हाथ है। इट आल्सो रिकॉग्नाइज दैट fact that since human beings are responsible for creation of the system and they could also change it in future, और ये भी संभावनाएं बतलाई जाती है कि यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी वो ला सकते थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे राजा जो हमेशा लोगों को प्रताड़ित करते हों, जो हमेशा उनसे केवल कर ही वसूलते हों बल्कि उनकी सेवाएं ना कर रहे हों, तो जो परिस्थितियां चली आ रही थी तो उसमें बदलाव करने का, भविष्य में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोगों की। तो इस आधार पर जो जनता होती बेटा, वो जनता उस किंग को क्या करने लगी? अब इलेक्ट करने लगी। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय होल पीपल, महासम्मत। और आप यहाँ देखिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है, ही विल बी नोन एज महासम्मत द ग्रेट इलेक्ट। ये कहता है कि अगर किंग या राजा
लोगों के द्वारा चुना जाने लगा, तो इस महान चुनाव की जो या इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके तहत वो चुना गया, उसको महासम्मत कहा गया। ठीक है, ही विल बी नोन एज महासम्मत। कौन महासम्मत के रूप में जाना जाएगा? किंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ वी विल सी अबाउट द हैंडलिंग टेक्स्ट। नाउ वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। Dear students, the elements of consideration for historian while analyzing text are follows. कौन कौन से एनालाइज करने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हिस्टोरियंस देखते हैं, वो है नंबर 1, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, वेदर इट वाज ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द प्रिस्ट एंड एलिट्स। फिर बच्चों इसमें एक बात यह है कि जो इतिहासकार होते हैं वो किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। यदि वो पाली, प्राकृत या तमिल में लिखा गया जो आम लोगों की बोली जाती थी, या संस्कृत में जो विशेष रूप से जो पृष्ठ थे, पुरोहित थे या खास वर्ग था, एलिट ग्रुप, उनके द्वारा बोली जाती थी। फिर इसके बाद देखिए काइंड ऑफ टेक्स्ट, वेदर इट वाज अ मंत्र और स्टोरी। अब इसके बाद ये देखा जाता था कि क्या ये जो ग्रंथ लिखा गया है इतिहासकार द्वारा वो मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, या कथा थी जो लोग पढ़ और सुन सकते थे, और अगर ज़्यादा दिलचस्पी आ जाती थी तो क्या इसे दोबारा सुनाया जा सकता था। तो इस कंटेंट पर भी वो एनालाइज करते थे। ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट, इसके अलावा जो इतिहासकार हैं ना वो लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते थे कि उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, क्योंकि उनके विचारों ने ही उस ग्रंथ को रूप दिया है। ठीक है, द ऑडियंस टू हुम इट वाज रिटन, और ये भी देखा जाता था कि इन ग्रंथों के जो श्रोता हैं वो कैसे हैं, क्योंकि लेखक ने अपनी जो रचना की करते समय उन श्रोताओं की, ऑडियंस की जो अभिरुचि है उसका भी ध्यान रखा होगा। ओके, डेट ऑफ द कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ द टेक्स्ट, इसके अलावा इतिहासकार और किस चीज़ को एनालाइज करते हैं बेटा कि इसका संकलन, इसका कंपोजिशन कब हुआ, इसका कंपाइलेशन का टाइमिंग क्या है, इसकी डेट क्या है, उसको भी देखता है। एंड द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, और रचना भूमि क्या है, उसकी रचना भूमि का विश्लेषण करते थे। इस तरह से हिस्टोरियंस ये 6 पॉइंट्स पर हमेशा नज़र बनाए रखते थे कि इसमें किस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। नंबर 1, दैट वाज रिलेटेड टू लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, वेदर इट वाज ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ द प्रिस्ट और एंड एलिट। नंबर 2, द काइंड ऑफ टेक्स्ट, वेदर इट वाज अ मंत्रा और स्टोरी। नंबर 3, ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट। नंबर 4, द ऑडियंस टू whom it was written. Number 5, date of the composition or compilation of the text. And number 6, the place of composition. प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे इस सेशन का, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। नाउ वी विल सी अबाउट द लैंग्वेज एंड कंटेंट। हम जानेंगे कि इसकी भाषा और विषय वस्तु कैसी थी। वी हैव बीन कंसिडरिंग द वर्जन ऑफ महाभारत इज इन संस्कृत। हम जानते हैं, हमने देखा है कि महाभारत का जो पाठ है हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में है, संस्कृत में। एंड द संस्कृत यूज्ड इन द महाभारत इज सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास और ऑफ द प्रशस्तीस। और महाभारत में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है, प्रयोग में लाई गई है, वो वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं ज़्यादा सरल है। ओके, हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स। अच्छा, इसका एक फ़ायदा क्या हुआ था, जो संस्कृत सरल होने की वजह से क्या हुआ कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर लोगों के द्वारा समझा भी जाने लगा था। अब हिस्टोरियंस ने इस कंटेंट को क्लासीफाई किया। एक जो था प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 ब्रॉड हेड्स, सेक्शन दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज अ नैरेटिव, जो कहानियों का संग्रह था उसको उसने नैरेटिव कह दिया, यानी आख्यान कह दिया। और दूसरा था सेक्शन दैट कंटेन्स प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड एज डिडैक्टिक,
इसने जो सामाजिक आचार विचार के जो मानदंड थे उसका जो चित्रण करता था उसको कह दिया उपदेशात्मक। ठीक है, नैरेटिव एंड डिडैक्टिक। दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटरटाइट। द डिडैक्टिक सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड द नैरेटिव ऑफन कंटेन्स अ सोशल मैसेज। ठीक, however generally historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic moving story and that the didactic portion were probably added later। ये कहता है कि ये जो विभाजन किया, मतलब इस टेक्स्ट को दो पार्ट में जो डिवाइड किया, ये पूरी तरह से अपने में एकाकी नहीं है। ठीक है, उपदेशात्मक जो अंशों में भी कहानियाँ होती थी और बहुत सारे आख्यानों में भी समाज से संबंधित लोगों को सबक सिखाने के लिए, सबक यानी ज्ञान देने के लिए इसमें कुछ न कुछ कंटेंट्स होते थे। और अधिकतर जो इतिहासकार थे वो इस बात पर सहमत होते हैं कि महाभारत का जो एक भाग में नाटकीय कथानक था और जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। तो आप लोगों ने गीता, श्री भगवत गीता के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि उपदेशात्मक अंश जो था वो ऐसा कहा जाता है कि वो बाद में उसमें जोड़े गए होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट द ऑथर्स एंड डेट्स। यह ग्रंथ किसने लिखा? सबसे पहला प्रश्न, हु रोट द टेक्स्ट? यह ग्रंथ किसने लिखा? The original story was probably composed by charioteer bards known as Sutas, who generally accompanied Kshatriya warrior to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. Okay, ये कहता है कि जो मूल कथा के रचयिता भाट या सारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता था, ये कौन लोग होते थे? ये वे लोग होते थे जो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे और उनकी विजय, उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। और इन रचनाओं का जो प्रेषण होता था, जो बोलते थे, ये ओरली होता था, मौखिक तौर पर ये सर्कुलेट करते थे। दिस कंपोजिशन वर सर्कुलेटेड ओरली। ओके, फ्रॉम द 5th century BC, Brahmins took over the story and began to commit it to writing. This was the time when chiefdoms such as those of the Kurus and Panchals, around whom the story of the epic revolves, were gradually becoming किंगडम्स। बच्चों, ये जो महाभारत है, कुरु और पांचाल, ये दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। 5वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बारे में इसको लिखना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं 5th century BCE की। ठीक है, और यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिसमें ये महाभारत की कथा इसके इर्द गिर्द घूमती है, वो माँ सरदारी थे और सरदारी से होते हुए राजतंत्र के रूप में उभर करके सामने आए। ये किंगडम के तौर पर उभर करके सामने आए। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट द upheavals that often accompanied the establishment of these states were old social values were often replaced by new norms are reflected in some parts of the story। ये कहता है कि ये संभावना है कि जो नए राज्यों की स्थापना के समय जो उथल पुथल के कारण जो हुई, उसमें पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हो गई, नए मूल्यों की इसमें स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में भी वर्णन देखने को मिलता है, ऐसा हमें लेखक बताते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन 200 BC एंड 200 CE, this was the period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figure of the epic, was coming to be identified with Vishnu। प्यारे बच्चों, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, लगभग ये 400 सालों का जो दौर था, हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। ठीक है, और ये वो समय था जब भगवान विष्णु जो देवता थे, उनकी आराधना काफ़ी प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, आप जानते ही हैं, उन्हें विष्णु का रूप भी बताया जाने लगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 एंड 400 CE, लार्ज डिडैक्टिक सेक्शन रिसेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड। लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़ दिए गए। ठीक है, मूल भाग में इसको जोड़ दिया गया।
With this addition, a text which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. अब इस मनुस्मृति के जो डिडैक्टिक पार्ट है, सेक्शन है, उसको जोड़ने के बाद क्या हुआ कि जहाँ ये प्रारंभिक तौर पर महाभारत जहाँ केवल 10,000 वर्सेस यानी श्लोक से भी कम रहा होगा, अब वो बढ़कर के कितने होगा इसके ऐड होने के बाद 1 लाख, करीब 1 लाख श्लोक वाला ये एपिक हो गया। ठीक, दिस एनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सैग नेम्ड व्यास, और साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। ठीक, ये महाभारत की रचना किसने किया, ऐसा कौन क्या माना जाता है, ऋषि व्यास ने। और आपने इसमें डेट्स भी देख लिया, कंपोजिशन की जो डेट है 200 BC टू 200 CE, और ऐड कब किया गया मनुस्मृति के डिडैक्टिक सेक्शन को 200 से 400 कॉमन एरा के बीच में। इनिशियली उसमें 10,000 वर्सेस से भी कम थे, लेकिन जब इसको ऐड किया गया तो ये मोर देन 1 लाख हो गया। Now we will see about the excavation of Hastinapur. The Mahabharata, like any major epic, contains vivid description of battle, forest, palaces and settlements. प्यारे बच्चों, महाभारत में जो अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहल और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। In 1951 to 52, the archaeologist B.B. Lal excavated at a village named Hastinapur in Meerut. Okay, 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता जो थे बीबी लाल, उन्होंने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया था। Was this the हस्तिनापुर ऑफ द एपिक? तो क्या ये वही गांव था जहां महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर का उल्लेख है? ठीक है, तो इसको समझिएगा, नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के जो ऊपरी दोआ वाले जो क्षेत्र हैं बेटा, उसमें एक पूरा स्थल का होना जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है। वाइल द सिमिलरिटी इन नेम्स कुड बी कोइंसिडेंशियल, द लोकेशन ऑफ द साइट इन द अपर गंगा दोआ वेयर द कुरु किंगडम वाज सिचुएटेड सजेस्ट दैट इट मे हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुरु मेंशन इन द टेक्स्ट। कुरु की जो राजधानी थी बेटा वो हस्तिनापुर थी, और कुरु जो था वो गंगा के ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी दोआब क्षेत्र में था। तो यह पूरी संभावना है, ऐसी जताई जाती है कि जो एक्सकेवेशन को परफॉर्म किया था बीबी लाल ने, और उसमें जो हस्तिनापुर नाम के गांव को एक्सकेवेट किया, तो ये वही होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, द एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स। बीबी लाल ने जो हस्तिनापुर में जो इसकी खोज की, उसके 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते हैं। अब वो साक्ष्य क्या थे उसको आप देखिए। बीबी लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स ऑफ विच द सेकंड एंड थर्ड आर द इंटरेस्ट टू अस। इसमें केवल जो दूसरा और तीसरा स्तर है वो हमारे विश्लेषण के लिए महत्व है। दिस इज़ व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउसेस। इसमें बीबी लाल ने जो वहाँ के घरों के बारे में क्या कहते हैं उसको देखते हैं। इन द सेकेंड फेज, ठीक, विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड, नो डिफाइनाइट plans of houses were obtained, but walls of mud and mud bricks were duly encountered. The discovery of the mud plaster with prominent reed marks suggested that some of the houses had reed walls plastered over with mud. ये कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ आवास जो ग्रह थे उनकी कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य जरूर मिली वहाँ पर। और जो सरकंडे की छाप वाली मिट्टी थी वो प्लास्टर के साथ उस दीवारों में सरकंडे की जो घर की दीवारें बनी थी वो सरकंडे की बनी थी और उसे मिट्टी के प्लास्टर से चढ़ा दिया गया था। एंड फॉर द थर्ड फेज ही नोटेड हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक्स। ये कहते हैं कि जो तीसरे काल में जो घर जो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक,
Shock jars and brick drains were used for draining out refuse water. ये कहते हैं कि इसमें शोषक भी बने हुए थे और ईंटों के नाले जो गंदे पानी के निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो भी यहाँ पर बने हुए थे. While terracotta ring wells may have been used both as well as drainage pits. और यहाँ पर जो वलय कूप का इस्तेमाल किया जाता था, कुओं का और ये मल निकासी के लिए इन गर्तों का दोनों ही रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था. तो हमें बीबी लाल सेकेंड और थर्ड फेज के जो लेवल्स हैं इन 2 फेजेस के बारे में हमें अपने इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ का हाउस स्ट्रक्चर कैसा था. ठीक है, मड हाउस थे, सरकंडे की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें जो कच्ची ईंट और पक्की ईंट, बर्न ब्रिक्स और जो मड ब्रिक्स हैं मिट्टी की ईंटें, उनका इस्तेमाल किया जाता था. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिएंड्री मैरिज इन Mahabharata. One of the most challenging episodes in the Mahabharata is Draupadi's marriage with the Pandavas, an instance of polyandry that is central of the narrative. ये कहता है कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है द्रौपदी से पांडवों के विवाह का. ठीक है, और ये कहानी जो है महाभारत की एक अभिन्न अंग है. Present day historians suggest that the fact that the authors describe a polyandrous union indicate that polyandry may have been prevalent amongst ruling elites at the same point of time. ये polyandry marriage के बारे में historians अपने कुछ suggestions देते हैं. तो ये कहते हैं कि वर्तमान जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो बहुपति विवाह का जो संबंध का चित्रण है इस बात की ओर इंगित करता है कि यह प्रथा जो है शासकों के विशिष्ट वर्ग में इस काल में मौजूद रही होगी. ठीक है, पॉलिएंड्री ग्रेजुअली फेल इनटू डिसफेवर अमंग्स द ब्राह्मण्स. लेकिन इस बहुपति प्रथा को ब्राह्मणों ने इसको अमान्य कर दिया. एंड हु रिवर्क्ड एंड डेवलप्ड द टेक्स्ट थ्रू द सेंचुरीज. और जो कई शताब्दियों से इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित करने का कार्य भी कर रहे थे. कौन? ब्राह्मण्स. एंड अदर्स सजेस्ट दैट देयर मे बी हैव बीन अ शॉर्टेज ऑफ वीमेन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉरफेयर एंड दिस लीड टू पॉलिएंड्री. ये कहता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया हो, या दूसरे संकट में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया हो. इट वाज एट्रीब्यूटेड टू अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. ऐसा संभावना व्यक्त की जाती है. पॉलिएंड्री मैरिज में एक इतिहासकार का एक जो ग्रुप है कहता है कि उस समय हो सकता है एलिड ग्रुप में ये अपने प्रैक्टिस में रही हो. एक साइड जो लोग हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि इस समय स्त्रियों की कमी हो गई हो और इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने बहुपति प्रथा को चालू किया हो. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन. महाभारत अ डायनामिक टेक्स्ट. ये एक बहुत ही गतिशील ग्रंथ था. ऐसा क्यों कहा जाता है उसको समझिए. द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन. महाभारत का जो विकास है वो केवल संस्कृत वर्जन के साथ ही रुक नहीं गया. ओवर द सेंचुरीज वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल्स, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट. ये अन्य भाषाओं में भी लिखा गया और उन अन्य भाषाओं में उस संवाद उन डायलॉग्स के साथ लिखा गया जो लेखक अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ बोलते थे. उन डायलॉग्स को, उन शब्दों को उस टेक्स्ट में शामिल किया गया. तो देखिए डायनामिक टेक्स्ट की ओर कैसे बढ़ रहा है. सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक ओरिजिन्स और सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे इनटू द एपिक. अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में होता है, जिनका खास लोगों के बीच में प्रचार प्रसार भी हुआ होता है, वो सभी की सभी भी इस महाकाव्य में, इस एपिक में शामिल कर लिया गया. ठीक है. एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज. और जो इस महाकाव्य की जो मुख्य कथा थी उसको भी लोगों ने अलग अलग उसकी पुनर्व्याख्या की. उस मेन स्टोरी, सेंट्रल स्टोरी को लोगों ने अपने अपने अंदाज में बताने शुरू कर दिया. एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग. ये जो प्रसंग है बेटा वो मूर्तिकला और चित्रों के माध्यम से भी बतलाए जाते हैं. They also provided theme for a wide range of performing arts, plays
डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन, जो हमें अलग अलग इस महाकाव्य ने नाटकों, नृत्य कलाओं के लिए भी हमें विषय वस्तु प्रदान की। तो इस तरह से जो डायनामिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें महाभारत की, तो ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये बतला सकते हैं कि महाभारत एक वाकई में एक गतिशील ग्रंथ था। महाभारत एपिक वॉज रियली अ डायनामिक टेक्स्ट। प्यारे बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था और उम्मीद है आपको सारे ये कंटेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप इस लिंक के जस्ट नीचे वाले कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे गूगल क्लासरूम के। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।